हेलो साथियों, आपका स्वागत है सरकारी जॉब एस्पिरेंट परिवार में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। आइए जुड़ जाइए एक अच्छे सेशन के साथ और मुद्दे की बात करते हैं, जो हमारे देश में आज की डेट में राजनीति चल रही है। पहले तो ये आप देखे होंगे 2 बार मोदी सरकार पूर्ण बहुमत से आई और अब की बात गठबंधन के सहारे सरकार चलाना पड़ रहा है। तो क्या ऐसा कारण हो गया, क्या ऐसी दिक्कतें हो गई, जो दिक्कतें के दिक्कत एक दिक्कत के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी दिक्कत आ रही है। जब ये पहली बार सरकार में आए थे, केंद्र सरकार में आए थे, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो इनको केंद्र में इसलिए आए थे, सब लोग जनता इसलिए चाहती थी कि केंद्र में आए। ये गुजरात में बहुत अच्छा काम किए थे और वहाँ विकास का काम हुआ था और बिज़नेस पे बात करते हैं और वहाँ पे हर चीज़ पे बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गया, इनकी सोच मज़े-मज़े बदल गई। जब हमारे भारत उत्तर प्रदेश में आते हैं और बिहार में जाते हैं, तो हिंदुत्व पे बात करते हैं और राम मंदिर पे बात करते थे। ऐसे तब भी ये एजेंडा चलाते हुए 2 बार सरकार में आए। पहली बार पूर्ण बहुमत में हुआ, उसके बाद में दूसरी बार पूर्ण बहुमत में सरकार इनकी बनी। लेकिन तीसरी बार ऐसा हुआ कि जो भ्रम में रह गए, क्योंकि अब हम और जोड़ों-तोड़ों से जब राम मंदिर की बात करते थे, अब क्या करते हैं कि राम मंदिर बन गई। तो इसमें 400 पार इन्होंने नाम दिया कि हमारा तो अब की बार पूर्ण बहुमत से बहुत ज़्यादा सीटें आएँगी और बिल्कुल अपने मन मर्ज़ी से सरकार चलाएँगे। लेकिन ये नहीं देख पाए कि कहीं न कहीं गलतियाँ है बहुत बड़ी, उसको सुधारने की ज़रूरत है। यही चीज़ आप देख रहे होंगे, क्या पीएम को बदलने की तैयारी हो रही है? आरएसएस प्रमुख भागवत ने दी चेतावनी, मोहन भागवत ने चेतावनी दी है। पहले एकजुट थे, एक ही सामान रहते थे ये दोनों लोग। पहले इनके दोनों लोग में क्या था कि कोई बच्चा से पूछ लो कि आरएसएस आरएसएस को जानते हो? हाँ, बोल देते बीजेपी है आरएसएस। पहले इतना था कि बीजेपी को जानते थे, आरएसएस का नाम लेता था तो बीजेपी जानते थे कि बीजेपी है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो उनके विरुद्ध में खड़े हुए? कहीं न कहीं अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं न कहीं लोगों के मन मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं न कहीं सारे राज्य जो हैं हमारे केंद्र स्तर पे जितने राज्य आते हैं, उस राज्य में अच्छा काम नहीं हो रहा है। जैसे कि इसके पहले आप देखे होंगे मणिपुर में, जो मणिपुर जल रहा था वहाँ पे हमारी सरकार ध्यान नहीं दी अच्छे से और वहाँ 200 लोग से ज़्यादा मौत हो गई, पता नहीं कितने घर जल रहे हैं जिसको बोला गया, हमारे न्यूज़ में हाइलाइट बनी थी कि मणिपुर जल रहा है और मीडिया दिखा नहीं रही थी। और आज वही कारण है कि अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो कितना दिन तक रहेंगे। संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बना है कि सरकार अगर 5 साल काम नहीं करती है, तो 5 साल के बाद वो उसको अपनी अपनी सत्ता से हाथ धो बैठेगी, क्योंकि जनता के हाथ में रहती है सारा और बहुत सारी पार्टियाँ हैं, जो अच्छा काम करने के लिए सोच रही हैं। अगर इनसे बेहतर काम करेंगी तो उनको लोग चुनेंगे। तो यही कारण है कि अब की कुछ छोटी-मोटी पार्टियों को जोड़ के गठबंधन सरकार में आ गए और अपनी सरकार बना लिए, लेकिन कहीं न कहीं बहुत बड़ा दरारें आ गई और उसी के ऊपर चर्चा होगा कि जो एक समय था, बहुत क्लोज़ थे, मोहन भागवत जी और आज विरुद्ध में क्यों खड़े हो गए, बात क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे टॉप स्टोरीज़ में यहाँ पर देख पा रहे हैं इसी के बारे में चर्चा हुई है, पूरा इन्हीं के ऊपर चर्चा हो रही है और यहाँ पे देखिए स्पीच देते हुए, ये नागपुर में स्पीच दे रहे थे तो बीजेपी के बारे में ऐसी-ऐसी बातें सामने आई, जो लोग चौंक गए, अचानक ये हो क्या रहा है? यहाँ पर देखिए और उसके बाद में जैसे मुद्दे की बात करते हैं, इनका स्टेटमेंट क्या है? एक सरकार चाहे कह लो, चाहे किसी के परत कह लो, जो मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है, हम प्रकृति के विजेता नहीं हैं, हम उसका एक हिस्सा हैं। हमें उसका पोषण करने का ध्यान रखना होगा, उसके अनुसार विकास मापदंड तय होंगे। कौन बोल रहे हैं? मोहन भागवत जी। फिर ये चीज़ें बोले कि सरकार को ऐसे ये स्टेटमेंट है, सबके लिए है, एक सरकार के लिए भी है। जो मर्यादा का पालन करते हुए कार्य करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता है, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। ये मोहन भागवत। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? जो मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, बीते 10 साल से राज्य में शांति थी। इसके पहले 10 साल शांति थी, लेकिन अचानक वहाँ गन कल्चर बढ़ गया। ज़रूरी है कि इस समस्या को प्राथमिकता से सुलझाया जाए, ये भी सरकार ने नहीं की। ये बात कहे कि इसको समस्या से सुलझाया जाए और वहाँ के लोग जो हैं, एक अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें। ये बात है मेरे साथियों। यहाँ पर देखिए, मोहन भागवत के कड़े शब्द क्या हैं? बीजेपी और आरएसएस के बीच सब ठीक चल रहा है। अचानक लोगों के बीच में जब इनकी शब्द आया, एक स्पीच आया, ऐसे-ऐसे बात कभी आई नहीं थी, तो वही देखने को मिला क्या बीजेपी के और आरएसएस के बीच सब ठीक चल रहा है? अब यहाँ पर देखते हैं, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने नागपुर में बीजेपी और उनकी सरकार पर कुछ ऐसी बात बोली, जो लोग सुनकर चौंक गए। मोहन भागवत ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? अब इस पे देखते हैं ऐसा बयान बयान क्यों दे रहे हैं? संघ और बीजेपी बीजेपी में आरएसएस और बीजेपी में सब ठीक तो है, ऐसी चर्चाएँ क्यों हो रही हैं? आखिर संघ और बीजेपी के बीच क्या चल रहा है? इसके सबके ऊपर हम सब बात करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जेपी नड्डा का बयान से आरएसएस और बीजेपी के बीच बड़ी जो दूरियां। अब जेपी नड्डा क्या हैं? मेरे साथियों, ये बीजेपी में 20 जनवरी 2020 को निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। अब ये देखिए, ये बयान दिए हैं, क्या स्टेटमेंट दिए हैं? ये द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू। जेपी नड्डा ने कहा था कि पहले भाजपा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन अब आज भाजपा सक्षम है। पहले आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन अब
भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं है, खुद सक्षम है। आज पार्टी अपने आप को चला रही है। जब उसने ये सवाल किया गया, अब इनसे जेपी नड्डा से ये भी सवाल किया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आरएसएस और बीजेपी के बीच क्या था, कैसे बदलती स्थिति आ रही है, पहले कैसा स्थिति था और आज क्यों ऐसे देखने को मिला, दूरियां देखने को मिली। इनके समय में अगर पहले स्थिरता देखने को मिली थी और आज इतना दूरियां क्यों देखने को मिली। तब इसमें नड्डा का क्या बयान था, इस जेपी नड्डा ये बोले कि शुरू में हम सक्षम थे, बीजेपी ऐसा सोच रहा था, अक्षम थे, लेकिन जब सक्षम हो गया, अपने पैरों पे चलने लगा और अच्छे कार्य करने लगा और आगे बढ़ने लगा, तो यहाँ पे लोगों की जरूरत खत्म हो जाती है। वही कारण यहाँ पे हुआ, जो लोगों की जरूरत खत्म हो गई और आज ये आगे बढ़ रहे हैं, बीजेपी आगे बढ़ रही है, यही कहीं ना कहीं अपने हिसाब से सारा डिसीजन ले रही है और किसी से बात ना चीत कर रही है, अपने हिसाब से आज आरएसएस को बिल्कुल पीछे छोड़ रही है। तो सीधी बात थी, चुनाव के दौरान भाजपा और आरएसएस कितना अलग। यहाँ पे इंडिया टुडे मैगजीन के हिमांशु शेखर ने क्या बोला, पहला पॉइंट बोला यहाँ पे, संघ और बीजेपी हाईकमान के बीच इस समय मधुर रिश्ता नहीं रहे। जैसे कि पहले मधुर रिश्ते थे, अच्छी बात होती थी, एक कार्य होता था अच्छे से, वो चीजें आज के डेट में नहीं रही। यह बात भी अमूमन संभव है कि टिकट वितरण के समय जैसे 2019 में इनका बोलबाला था, आज के डेट में 2024 में आरएसएस को इस तरह नहीं देखने को मिला कि आरएसएस उतने बोलबाला आरएसएस का हो बीजेपी में, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। शायद यही वजह है कि संघ के कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव प्रचार में इस बार उतनी सक्रिय भूमिका नहीं निभाई जितनी पहले निभाई थी। यही कारण है जो आज गठबंधन की सरकार चलानी पड़ रही है। यहाँ पे ये चीजें वरिष्ठ पत्रकार निधि राजदान क्या बोली, वो कहती हैं अब की बार 400 पार और मोदी की गारंटी वाले माहौल में यूपी में आरएसएस कैडर ने अपने को बहुत अलग महसूस किया। ये इनका एक एजेंडा था कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम 400 पार पाएंगे, हम बीजेपी का ये था 400 पार चले जाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं, पूर्ण बहुमत सरकार तो है हमारी 2 बार थी ही और अब की पूर्ण बहुमत से ज्यादा कहीं ज्यादा सीटें पाएंगी और अपने हिसाब से वर्क करेंगे, आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये वरिष्ठ पत्रकार बोली थी। अब यहाँ पर मोहन भागवत का क्या है, यहाँ पर देखिए, काम करे अहंकार ना पाले, चुनाव में मुकाबला जरूरी है। क्या बोलते हैं, चुनाव में मुकाबला जरूरी है लेकिन झूठ पर आधारित ना हो, संसद में विपक्ष को विरोधी ना माने। क्या बोले आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी बोले। अब इनका क्या है स्पीच, भागवत के भाषण में खास बातें क्या है, चुनाव में मुकाबला झूठ पर आधारित ना हो, तो चुनाव का मुकाबला रहता है ये झूठ पर आधारित ना हो, जो सच्चाई हो, मुद्दे की बात हो और काम की बात हो, उसी पर बात किया जाए। जब चुनाव होता है मुकाबला भी जरूरी होता है, इस दौरान दूसरे को पीछे ढकेलना भी होता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। कौन सीमा होती है, यह मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए कि हमें झूठ के सहारे और दूसरे को विरोधी बताएं, किसी के सहारे पीछे ढकेल दें। आपकी बार चुनाव ऐसा हुआ है जैसे कि युद्ध हो रहा है, ऐसे नहीं है। यहाँ पर देखिए, संसद में सहमति बनाएं, विपक्ष को विरोधी नहीं प्रतिपक्ष कहें। विपक्ष को आज के डेट में पहले प्रतिपक्ष कहा जाता था, लेकिन आज के डेट में ऐसा सिस्टम आ गया है, ऐसा ये आ गया है कि लोग विरोधी कह रहे हैं, इनकी विरोधी। संसद में 2 पक्ष क्यों होते हैं, ताकि किसी भी मुद्दे के दोनों पक्षों को संबोधित किया जा सके। अब इससे कोई चीज आ रहा है, अब कोई चीज मुद्दा आ रहा है, कोई चीज सवाल उठ रहा है, कोई चीज पास करना है, दोनों पक्ष रहेंगे तो इसे डिबेट होगा, तो उसी से एक निष्कर्ष निकल के आएगा कि सच्चाई क्या है कि गलत क्या है। जैसे हम कोई चीज वहां पे लागू कर रहे हैं, अकेले विपक्ष नहीं है, तो हमें सही लग रहा है वही चीज कर देंगे ना। अब उसमें विपक्ष है, विपक्ष भी डिस्कस करेगा कितना सही है कितना नहीं सही है। किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे हर मुद्दे के 2 पहलू होते हैं। संसद चलाने के लिए सहमति दोनों पक्ष की जरूरत होती है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी लागू कर दिया जाए। संसद में किसी भी प्रश्न के दोनों पहलू सामने आए, इसलिए ऐसी व्यवस्था को विपक्ष को विरोधी पक्ष की जगह प्रतिपक्ष बोले, तभी एक अच्छे से संसद चल पाएगी और हमारे भारत देश का एक अच्छे से कानून मजबूत होगा। जैसे कि आप सुन रहे हैं, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश से भारत, इसको चलाने में एक बहुत बढ़िया अच्छे से होना चाहिए और पक्ष होना चाहिए, प्रतिपक्ष होना चाहिए कि एक अच्छे से सवाल हो और बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो, तभी चल पाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, चुनाव ऐसे लड़ा जैसे मुकाबला नहीं युद्ध हो। जैसे यहाँ पे दिए हैं, जैसे मुकाबला नहीं हो रहा है, युद्ध हो रहा है। जिस तरह से चीजें हुई हैं अब की बार 2024 में, जिस तरह से दोनों पक्षों ने कमर कसकर हमला किया है, एक दूसरे पर हमला किया है, उससे विभाजन होगा, सामाजिक और मानसिक दरारें बढ़ेंगी। इससे हमारा देश नहीं चलेगा, इससे एक विभाजन होगा, सामाजिक और दरारें बढ़ेंगी। ऐसे नहीं, ऐसे चलेंगे तो सरकार नहीं चलेगी, ना देश चल पाएगा, ना लोग सुरक्षित रह पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आगे देखते हैं, मणिपुर को लेकर बीजेपी की विचारधारा से पूरी तरह से असहमत। कौन, बहुत लोग असहमत हैं। जैसे कि अदर पार्टी हैं वो तो असहमत ही हैं,
आरएसएस के पूरे सब असहमत हैं, यहाँ की जनता लोग असहमत हैं, जो अदर स्टेट के हैं वो भी उनको पसंद नहीं आया सरकार की कि ये चीज़ें ऐसे क्यों एक्शन नहीं लिया गया। मणिपुर जल रहा है, इस पर कौन ध्यान देगा? इस पर मेरे साथियों एक सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर देख लीजिए, 1 साल में मणिपुर शांति का राह देख रहा है, लेकिन ऐसे वहाँ पे कारनामा हुआ है कि मणिपुर जल रहा है और उसने वहाँ पे लड़की को नंगा करके घुमाया गया था और 200 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मरे थे और 46,000 से ज़्यादा लोग एक दूसरी जगह ठहरे थे, जिसका ना घर है, ना द्वार है, सब वहाँ पे अस्त-व्यस्त हो गया। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं इमेज में बिल्कुल मणिपुर जल रहा था, हिंसा की आग में उबल रहा था। ये सरकार को सुलझाना नहीं चाहिए? इस पे तो कोई बात ही नहीं हुई। आज यही कारण है कि बीजेपी वहाँ से एक भी सीट नहीं पाई है। ऐसे कहने से नहीं होता कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। यहाँ पे अच्छे से कौन है उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर बेटी के बारे में बोलते हैं तो उनको सुरक्षा देने की ज़रूरत है। नहीं तो ऐसे-ऐसे आज मणिपुर में जल रहा है, ऐसे-ऐसे अदर स्टेट में ऐसे केंद्र सरकार रहेगी, ऐसे काम करेगी तो अदर स्टेट में ये दिक्कत आएगी, दूसरे प्रदेश में आएगी। तो मेरे साथियों इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है और सब चीज़ सोचने समझने की ज़रूरत है, क्या सच्चाई है। हमें अंधभक्त बन के नहीं, अगर कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार, चाहे बीजेपी सरकार हो, अगर बीजेपी अच्छा कर रही है तो अच्छा बोलो, कांग्रेस अच्छा कर रही है तो कांग्रेस को अच्छा बोलो। लेकिन गलत कर रही है तो उसपे वहाँ पे गलत बोलना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे सरकार ऐसे ही अपनी मनमानी करेगी और एक समय आएगा जब तुम्हारे सबके ऊपर घटना घटेगी, तो वहाँ पे भी सरकार नहीं खड़ी होगी। चलिए मेरे साथियों, दूसरे सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।